उमा अपने बेटे सूरज की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। सूरज की उम्र 29 साल हो चुकी थी और उमा चाहती थी कि उसके बेटे की शादी 30 साल से पहले पहले हो जाए। दामाद जी, गांव वाली लड़की के बारे में बताया था, उसका क्या हुआ? बात बनी या नहीं? माँ जी, उन्हें मैंने कहा कि लड़के की सरकारी नौकरी है, अच्छा कमाता है, दिखने में अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है उसके पास। लेकिन लड़की वाले खुद कहने लगे कि हमारी बेटी तो बहुत सुंदर है, हम बस 1 लाख रुपए दहेज देंगे और थोड़ा बहुत सामान देंगे। दहेज की तो कोई बात नहीं दामाद जी, बस लड़की सुंदर, सुशील और संस्कारी होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। माँ जी, कैसी बात करती हो आप? अरे लड़का इतना पढ़ा लिखा है, टीटी है, तो दहेज के बिना शादी कैसे होगी? अरे बातचीत करिए किसी से, 1-2 जगह कहिए, लड़की देखिए। इस सर्दी में तो सूरज की शादी किसी भी तरह करवानी ही है। ठीक है माँ जी, 1-2 जगह और बात की है, देखते हैं वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। उमा अपने बेटे के रिश्ते के लिए कई जगह बात कर चुकी थी, लेकिन उमा को उसके बेटे के लायक कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। एक रोज उमा के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और विमला के साथ एक लड़की होती है, जिसे पहली नजर में देखकर उमा उसे देखती ही रह जाती है। अरे उमा, तू मेरी भतीजी को क्या देख रही है? आज ही गांव से आई है, एकदम मेरे शंकर भाई पर गई है। अच्छा, ये तेरे भाई की बेटी है, बहुत ही सुंदर है। क्या नाम है बेटी? रिया नाम है आंटी जी। जैसी तुम हो वैसे ही खूबसूरत सा तुम्हारा नाम है। अरे इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, मेरी ही जान पहचान में एक लड़का है, परसों हम मंदिर में देखने आने वाले हैं लड़के वाले। अच्छा, रिश्ते के लिए आई हो बेटी? वैसे कितनी पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी तो अच्छी खासी है उमा। चल तू ये सब छोड़ और ये बता कि शाम को मार्केट चलेगी क्या? चलते हैं शाम में 4-5 बजे के आसपास। इतना कहकर विमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उमा को विमला की भतीजी बहुत पसंद आती है। उमा जब भी काम से फ्री होती तो वो विमला के घर चली जाया करती थी। अरे विमला, क्या हुआ? लड़के वालों ने क्या कहा? अरे भर भर के दहेज मांग रहे हैं, और तू तो जानती है कि हम ज्यादा दहेज नहीं दे सकते। अरे दहेज के मारे तो मेरे बेटे की शादी भी नहीं हो पा रही, और तू मेरे दामाद को जानती ही है कैसे है वो। हाँ, तेरा दामाद तो बहुत तेज लगता है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर सच कहूँ तो उसके बताए हुए रिश्ते को अच्छे से जांच परख लियो। हाँ, वो तो तू सही कह रही है। चल मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम पड़ा है। अरे रुक ना, रिया चाय बना रही है, पी कर जाइयो। उमा भी रिया के हाथों की बनी चाय पीकर बहुत खुश होती थी। इधर जब उमा घर आती है तो उसके बेटे सूरज का फोन आता है। सूरज, कैसा है बेटा? और अब कब आ रहा है घर? अब तो इतने दिन हो गए, अब तो आजा। माँ, जल्दी आऊंगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, आप कैसी हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। बस तेरी शादी हो जाए तो और भी मैं अच्छी भली हो जाऊंगी। माँ, हो जाएगी मेरी शादी। अच्छा, अभी रखता हूँ, ड्यूटी पर हूँ। हाँ, जब भी मैं तुझसे शादी की बात करती हूँ तुझे तो बस यही कहना है कि फोन रखता हूँ। लगता है ये सर्दियाँ भी चली जाएंगी, लेकिन तू अपनी माँ को खुशी नहीं दे पाएगा। सूरज फोन काट देता है और इधर उमा भी किचन में काम करने लग जाती है। उमा किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे कमरे से राजेश की आवाज सुनाई देती है, जो फोन पर बातें कर रहा होता है। आपकी बिटिया की शादी तो हमारे साले साहब से ही होगी, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, दहेज के सारे पैसे ना हमारे अकाउंट में आ जाने चाहिए। अरे सासू माँ की चिंता आप क्यों कर रहे हो? हम है ना, हम बोल देंगे कि वो लोग पैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन लड़की सोना है, खरा सोना। और बात रही लड़की की, अरे वो थोड़ी सुस्त है, थोड़ी दिमाग से कमजोर है। तो ये बात तो मुझे पता है और आपको पता है, उनको कौन बताने जा रहा है? यानी दामाद जी मेरे बेटे के लिए पागल लड़की ढूंढ रहे हैं, और वो जो भी पैसे देंगे वो ये अपने पास रखेंगे। बस पैसों के लिए ये मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इतना सोचकर ही उमा की आंखें भर आती हैं और वो भावुक हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ रिया का आना होता है, जो कटोरी में गाजर का हलवा लिए आती है। अरे काकी, क्या हुआ? आप रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा क्या, या फिर भैया की याद आ रही है? अरे बेटी, तुझे भाई मत बोल, पर मुझे कुछ नहीं हुआ, बस कुछ बातें चुभती हैं। आप मुझसे कह लीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। विश्वास रखिए, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। क्या बोलूं बेटी, मैं तो अपने बेटे की शादी को लेकर परेशान हूँ। जैसी मैं लड़की चाह रही हूँ वैसी लड़की मिल नहीं रही है, और मुझे अब तो अपने अपनों पर भी विश्वास नहीं रहा।
ऊपर वाले सब ठीक करेंगे और आपकी बहू तो पहले से ही तय है, बस आप उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। उमा भी रिया की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और रिया को गले लगा लेती है। उमा को पूरी रात नींद नहीं आ रही होती है। वो अपने दामाद की बातों को सुनकर बहुत परेशान होती है। अब अगले रोज उमा विमला को अपने घर पर बुलाती है। अरे उमा, क्या हुआ तुझे? तूने इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुझसे अपने बेटे के लिए तेरी भतीजी का रिश्ता मांगती हूँ। आज तक कोई लड़के की माँ ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के लिए तेरी भतीजी रिया का हाथ मांग रही हूँ। शायद उस जैसी लड़की मेरे बेटे को अच्छा पैसा देने पर भी ना मिले। अरे तू ये क्या कह रही है? तुझे मेरी भतीजी पसंद है तो तू मुंह खोल के बोलती तो सही। मैं शादी से पहले ही से तेरे घर में बिठा देती, लेकिन अब तो तू ये समझ कि ये तेरी ही हो गई। मैं भैया से बात कर लूंगी। उमा बहुत खुश थी। साथ ही विमला को भी इस बात की खुशी थी कि सूरज जैसा सीधा साधा और अच्छा लड़का उसके भतीजी को मिला। लेकिन अब जो दिक्कत थी वो यही थी कि सूरज को घर पे कैसे बुलाया जाए, क्योंकि वो तो काम में इतना बिजी था कि पिछले 6 महीने से वो घर ही नहीं आया था। अब देर शाम जब ये बात राजेश को पता चलती है। माँ जी, आप ये सही नहीं कर रही हो। आपको पता है जिस रिश्ते के लिए मैंने हाँ की है ना, वो लड़की कितनी अच्छी है, और आप मेरी बेइज्जती करवा रही हो। दामाद जी, मैंने आपको रिश्ता ढूंढने को कहा था, फाइनल करने को नहीं। पर रही बात लड़की की, तो मुझे लड़की पसंद नहीं है। ये सब छोड़िए, आप गुजरात रेलवे की पूरी एक बोगी की टिकट बुक करवा लीजिए। कहीं आप साले साहब की शादी ट्रेन में तो नहीं कराने वाली? और याद रहे, जिस ट्रेन की बोगी की टिकट बुक होनी है उस ट्रेन में सूरज की ड्यूटी हो। बाकी मेरी उसके दोस्त से बात हो चुकी है। उमा ने अब सोच लिया था कि वो इस बार रुकने वाली नहीं है। सूरज को अब वो शादी के नाम पर और नहीं परेशान करेगी। अब जिस ट्रेन में सूरज की ड्यूटी थी उसमें वो टिकट काटने आने वाला था, लेकिन उस बोगी की टिकटें बुक हो चुकी थी, जिसमें उमा के परिवार और विमला के परिवार के साथ साथ बैंड बाजे वाले भी शामिल थे। अरे बैंड वाले कहाँ जा रहे हैं? अरे भाइयों, आप लोगों का टिकट दिखा दीजिए। टिकट तो ओके है। वैसे आप लोग शादी में जा रहे हैं क्या? अरे यहाँ तो दुल्हन भी बैठी है। मैडम, आपका टिकट? जी वो तो मेरी होने वाली सासू माँ बताएंगी। वो क्या है ना, मेरे होने वाले पति भी यही काम करते हैं। वो भी आपकी ही तरह टीटिंग है। अच्छा, क्या नाम है उनका? तभी उमा विमला सब सूरज के पास आते हैं। सूरज भी चौंक जाता है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। तू नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तेरी माँ तो आ सकती है ना तेरी शादी करवाने। क्या ट्रेन में शादी होगी मेरी? हाँ, बैंड बाजा और बारात, पंडित दुल्हन सब तैयार है। बेटा बस तू तैयार हो जा। माँ, सच में आप मेरी माँ ही हो। बेटा शादी करने नहीं आ सकता तो आप पूरी बारात लेकर आ गई। अब तो करनी ही पड़ेगी शादी। इस तरह सूरज की शादी उसकी माँ ट्रेन में करवाती है और बहू को विदा करके घर आती है। कांता अपनी पड़ोसन के घर जाती है और अपनी पड़ोसन नीलम को आवाज लगाते हुए बोलती है। अरे नीलम बहन, कहाँ हो आजकल? अरे बहन, घर के अलावा और जा भी कहाँ सकते हैं? तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, काफी समय हो गया था तुमसे मिले हुए। मैंने सोचा आज तुम्हारे घर ही चली जाती हूँ। तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल भी लूंगी और इसी बहाने चाय भी पी लूंगी। कांता बहन, तुम्हारी चाय की आदत अभी भी नहीं गई ना? अरे बहन, क्या करूँ, बिना चाय के दिन ही नहीं गुजरता है, और घर में चाय बनाने वाला कोई है भी तो नहीं। क्यों, तूने अभी तक अपने बेटे अर्नव की शादी नहीं की क्या? नहीं बहन, अभी कहाँ की है। बाकी मैं सोच रही हूँ अर्नव की शादी करवा दूँ। घर में बहू रहेगी तो कम से कम चाय तो बनाकर पिला देगी ना। और नहीं तो क्या, मेरा तो बेटा नहीं है, वरना मैंने तो अब तक अपने बेटे की शादी कर देनी थी। अच्छा, तू यही रुक, मैं चाय लेकर आती हूँ। इस तरह अब नीलम चाय बनाकर ले आती है और दोनों पड़ोसन बातें करते हुए चाय के चुस्के लेना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और कांता भी अपने घर आ जाती है। कांता के दिमाग में शादी की बात बैठ जाती है और अब कांता अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता का भाई यानी अर्नव का मामा चंपक कांता के पास आता है और कांता से कहता है। अरे कांता बहन, कैसी हो? बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर आ जाऊं अपनी बहन से मिलने के लिए। अरे चंपक भैया, यहाँ पर आकर आपने बहुत अच्छा किया। अब आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ।
कांता, ये चाय की आदत छूटी नहीं तुम्हारी। अगर तुम्हें चाय की आदत नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारी बहू भी तुम्हें यही कहेगी, मेरी सास को चाय की आदत है। अरे भैया, मेरी बहू क्या कहेगी? मेरी तो कोई बहू है ही नहीं। मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन उसके लिए भी कोई लड़की नहीं मिल रही। पहले बहू आए तभी तो बहू के साथ लड़ाई करने में मजा आएगा ना। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे अर्नव के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही, लेकिन जैसा हमारा अर्नव अपने लिए लड़की चाहता है, बिल्कुल वैसी लड़की है मेरे दिमाग में। कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या सच में मेरे अर्नव की पसंद की कोई लड़की मिल सकती है? और नहीं तो क्या, कहो तो बात करूँ। नेकी और पूछ पूछ। अगर ऐसा है तो आप उसकी फैमिली से जरूर बात कीजिए। हाँ हाँ बहना, बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे भैया, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बनाई है। उस चाय की चुस्की लिए बिना आप मेरे घर से नहीं जा सकते। कांता की बात सुनकर चंपक ठहाके मार मार कर हंसने लगता है और कुछ देर में कांता चाय बनाकर लाती है और चंपक हंसते हुए चाय पी लेता है और कुछ समय बाद कांता के घर से चला जाता है। और शाम को जब अर्नव अपने ऑफिस से घर आता है तब कांता उसको सारी बात बता देती है। तभी चंपक का फोन आता है। अरे बहना, लड़की वाले मान गए, कल वो देखने के लिए बुला रहे हैं। हाँ हाँ, हम आएंगे। अब अगले दिन वो अर्नव के लिए लड़की देखने चले जाते हैं। थोड़ी देर कांता और अर्नव लड़की के घर में बैठे रहते हैं कि तभी कांता लड़की वालों से कहती है, अरे बहन, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? आखिर हमें हमारी होने वाली बहू के दीदार कब होंगे? कांता के इतना कहने पर वहाँ पर भारती नाम की एक सुंदर सी लड़की अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। उसके हाथ में चाय देख कांता कहती है, अरे वाह मेरी बहू, तू तो मेरे अर्नव के जैसे बहुत ही ज्यादा सुंदर है। खैर छोड़ो इन बातों को। बहू, तुम मुझे ये बताओ कि ये चाय तुमने बनाई है? भारती अपनी नजरें झुकाए अपनी होने वाली सास से कहती है, हाँ, ये चाय मैंने ही बनाई है। आप एक बार इस चाय को चक्कर तो देखिए। आप एक बार मेरे हाथ की चाय पियेंगी तो पीते ही रह जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर कांता चाय का कप उठा लेती है और चाय पी लेती है। कुछ समय बाद अर्नव और भारती को कुछ देर के लिए अकेले बातें करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां अर्नव भारती से कहता है, भारती, मेरी माँ को चाय की आदत है। तुम मेरी माँ को अगर खुश रख सकती हो तो उनकी इच्छा जरूर पूरी करना, और उनकी इच्छा तुमसे ज्यादा नहीं बल्कि चाय ही रहेगी। आप बेफिक्र रहिए अर्नव जी, अब वो भी मेरी माँ है। कुछ समय बाद कांता अपने बेटे का रिश्ता भारती से फिक्स करवा देती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद भारती अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और बेचारी भारती अपनी सास के लिए चाय बनाते बनाते थक जाती है। दिन में कम से कम कांता 15 से 20 बार चाय पी लेती थी। अपनी सास की चाय की ये आदत देख भारती बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मैं तो आपकी चाय की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप अपनी चाय की आदत कब छोड़ेंगी? मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हे भगवान, माँ आपको कौन सा गम है जो आप चाय पीकर उस गम को भुलाती हो? अरे बहू, तू नहीं समझ सकती मुझे। खैर छोड़, तू मेरे लिए चाय ला दे बस। अपनी सास की बात सुनकर भारती अपने पैरों को पटकते हुए किचन में चली जाती है और गुस्से में चाय बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कांता अपनी बहू भारती के साथ बाजार जाती है कि तभी उसे एक जगह चाय की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान में कुल्हड़ वाली चाय बिक रही थी। ये देख कांता कहती है, अरे बहू, तूने कभी कुल्हड़ वाली चाय पी है? कुल्हड़ वाली चाय बहुत टेस्टी होती है। चल, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ। माँ जी, मुझे नहीं पीनी कुल्हड़ वाली चाय। वैसे मैंने भी पी रखी है कुल्हड़ वाली चाय। बहू, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाकर ही रहूंगी। बस माँ जी, बहुत हुआ। आपको तो बस चाय पीने का बहाना चाहिए, लेकिन मैं भी आपकी बहू हूँ। मैं आपको चाय नहीं पीने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भारती अपनी सास का हाथ पकड़ती है और जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आती है। इस तरह कांता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला होते हुए भारती के ऊपर अपना गुस्सा उतार देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब अर्नब आता है तब भारती अर्नब को सारी बात बता देती है। यह सुनकर अर्नब कहता है, अरे भारती, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बताया था ना कि मेरी माँ की चाय की आदत बहुत गंदी है। अब तुम इसे झेलो।
अर्नव जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आपको पता है माँ कमजोर हो रही है। खुदा ना खास्ता आप जिस माँ से इतना प्यार करते हैं, उन्हें अगर कुछ हो जाता तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी अपनी माँ को चाय पीने के लिए ही कहेंगे? अर्नव और भारती की बात सुनकर कांता वहाँ आती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बहू तू डॉक्टर मत बन, समझी? कांता इतना बोल ही रही थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देख अर्नव घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन कर देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर वहाँ आती है और कांता का चेकअप करने लगती है। कांता की हालत काफी खराब देखकर डॉक्टर अर्नव से कहती है, तुम्हारी माँ के शरीर का शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी माँ को शुगर हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी माँ को चाय पीने से रोको और उन्हें फीकी चीजें दो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। और अब कांता को जब होश आता है तब अर्नव कांता को सारी बात बता देता है। ये सुनकर कांता को अब एहसास होता है कि उसकी बहू उसके लिए गलत नहीं सोच रही थी और उसे एहसास होता है कि जाने अनजाने में उसने अपनी बहू को कितना गलत बोल दिया है। जिसके बाद कांता अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत गलत बोल दिया। मैं चाय की शौकीन इतनी हो गई थी कि ये भूल ही गई, चाय मेरे लिए खराब भी हो सकती है। नहीं मम्मी जी, आपका गुस्सा जायज था। अगर मुझसे इस तरह की कोई आदत होती और आप इसे छुड़वाना चाहती तो शायद आपके जैसे मैं भी यही करती। भारती और कांता को बात करता हुआ देख अर्नव को भी अपने कटु शब्दों पर पछतावा होता है और अब अर्नव भी अपनी नजर झुकाए भारती के पास आता है और उससे कहता है, भारती, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत गलत बोल दिया था, इसे तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो इस घर की ना भला चाहती थी और लेकिन मैं मोटी बुद्धि का था जिसे मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तुम। अरे अर्नव जी, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। भला मैं आपसे कभी गुस्सा हो सकती हूँ? चलो तो अब सब बढ़िया है। बहू एक कप चाय हो जाए? तो देखा अर्नव जी, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरी सास की चाय पीने की आदत कभी नहीं जाएगी। अरे बहू अब पिला भी दे। इतना कहकर भारती, अर्नव और कांता तीनों ही ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। प्रतीक सुबह अंगड़ाई लेते हुए उठता है और वॉशरूम में जाकर पानी से अपना मुंह धोकर शीशे में देखता है। तभी उसके फोन के बजने की आवाज आती है तो वो अपने कमरे में जाकर फोन हाथ में उठाता है तो उस पर अपनी माँ की फोटो देखकर डर के मारे उसके हाथों से फोन छूटकर सोफे पर गिर पड़ता है। तभी वो सर खुजाते हुए कहता है, अरे यार, ये माँ अभी कॉल कर रही है, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? तभी वो ना चाहते हुए भी फोन को रिसीव करके बोलता है, हेलो माँ, प्रणाम। प्रणाम गया घुइया के खेत में। अरे हम इतना देर से फोनवा घुमा रहे हैं, उठात काहे ना ही हो नालायक। अब वो माँ, मैं वो वॉशरूम में था ना, इसलिए फोन उठाने में थोड़ी देरी हो गई, माफ कर दो। आप बताओ, ठीक हो ना आप? और का खराब रहेंगे। हम कह रहे थे ट्रेनवा का टिकट कटवा लिया है कि नहीं? हाँ माँ, परसों की टिकट है। चलो, कोनो काम तो बढ़िया किया। अरे 4 साल बीत गया तो हार शकल देखे। अब हम भी देखना चाहते हैं कि हमार बिटवा मूछों के साथ कैसा दिखता है। और मूछ रखा है ना, ऐसा चिकना बनने के चक्कर में मूछ उड़वा तो नहीं लिया ना? मूछ? नहीं तो माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? कैसे कटवा सकता हूँ? आपके हाथों से मरने का शौक नहीं है मुझे। हाँ तो ऐसा करने का सोचना भी नहीं। काहे से कि हमारे खानदान में बिना मूछों का कोई मर्द नहीं रहता है। थोड़ा हो चाहे ज्यादा, लेकिन मूछ तो रहना ही चाहिए। रखते हैं, मंदिर जाने का समय हो रहा है। इतना कहकर कालिंदी कॉल कट कर देती है और प्रतीक चैन के सांस लेते हुए सोफे पर बैठता है। तभी उसका दोस्त ऋषभ उबासी लेते हुए वहाँ आकर कहता है, नाश्ता लेकर आया तू? नाश्ते की छोड़ भाई, और तू मुझे कुछ आइडिया दे जिससे मेरे चेहरे पे मूछ आए। मूछे? नाश्ते में मूछे खाएगा क्या? क्या बकवास लेकर बैठ गया सुबह सुबह? अबे कुत्ते, तुझे बताया तो था ना कि परसों मैं घर जा रहा हूँ, और माँ को मैंने क्या रखा है कि मैंने भी ना खानदान के सभी मर्दों की तरह मूछें रखी हुई है। लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है ना भाई, इसलिए तू मेरी मूछों का जुगाड़ कर। अरे अभी क्या तुझे अपनी मूछें काट कर लगा दूं? इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहा है? मार्केट जा और जिस रंग, आकार, घनी, बिना घनी जैसी मुझे चाहिए नकली खरीद कर चिपका ले अपने चेहरे पर। नकली मूछें? वो काम कर जाएंगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? लोग दुनिया में नकली चेहरा लेकर घूम रहे हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं आती। तुझे नकली मूछ लगाने में क्या ही दिक्कत आएगी? प्रतीक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 4 साल से दूसरे शहर में रह रहा था।
उसके परिवार में उसकी माँ थी कालंदी, जिससे बहुत प्रतीक को डर लगता था, जिसके कारण उसे अपनी माँ से डांट ना सुननी पड़े। इसीलिए वो नकली मूछें लेने के लिए मार्केट जाता है, जहाँ दुकान में उसे कई छोटी बड़ी तरह की मूछें नजर आती है और वो इन सभी को अपने चेहरे पर लगाकर ट्राई करके देखता है और अंत में जो मूछ उसके चेहरे पर सूट करती है उसे खरीद लेता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दोपहर कालंदी टीवी देख रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने मूछें लगाए प्रतीक खड़ा था, जिसे देखकर कालंदी खुश होते हुए कहती है, अरे क्या बात है, आ गया हमार बिटवा। हाय दैया, मूछों के साथ कितना सुंदर लग रहा है, नजर ना लग जाए किसी का। थू थू थू। माँ मैं बहुत थक गया हूँ, कमरे में जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जा, हम कुछ खाने पीने को लेकर आते हैं। इस तरह प्रतीक अपनी माँ के सामने हमेशा नकली मूछें लगाए रखता और कहीं बाहर निकलता तो उन्हें हटा लेता। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात तन्वी नाम की लड़की से होती है, जिससे बातचीत बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल जाती है। एक रोज दोनों हाथ पकड़े पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी तन्वी कहती है, अच्छा ये बताओ कि रिश्ते की बात कब करोगे मेरे घर वालों से? बहुत जल्द, बस एक बार माँ को सब कुछ बता दूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ? क्योंकि तुम्हारी मूछें नहीं है। मुझे हमेशा से एकदम क्लीन फेस वाला पति चाहिए था। वो क्या है ना, बालों से भरा भरा चेहरा मुझे नहीं भाता। बाकी तुम मेरी इतनी केयर भी तो करते हो। अच्छा ये बात है। चलो कम से कम मूछ वाला पति तो नहीं चाहिए, वरना मेरे लिए ये भी मुसीबत हो जाती। तभी वो तन्वी को प्यार से गले से लगा लेता है। समय बीतता है और दोनों अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बताकर उनके आशीर्वाद से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। गृह प्रवेश के समय जब वो घूंघट उठाती है और प्यार से प्रतीक की ओर देखती है तो उसके चेहरे पर मूछ देखकर हैरान रह जाती है। प्रतीक, तुमने मूछें कब रख ली? कब रख ली का क्या मतलब है? अरे मूछ रखी नहीं, उगाया जाता है। और हमरे बिटवा का तो हमेशा से ही मूछ रहा है। लेकिन बहू, ऐसा काहे हैरान हो रही है? हमेशा से? पर कल तक तो नहीं थी, आज अचानक से कैसे उग गई? यार अभी से कैसे समझाऊं अपनी मजबूरी। अरे तन्वी, किन बातों में लग गई हो? रस्म करो ना, कब तक दरवाजे पे खड़ी रहोगी? चलो जल्दी करो। तभी दोनों गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करते हैं और कमरे में जाते हैं और तन्वी कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए गुस्से में कहती है, मुझे तुम बिना मूछों की ही पसंद हो, बताया तो था। फिर भी तुमने मूछें क्यों रख ली, वो भी अचानक? अरे यार चिल्लाओ मत, माँ सुन लेंगी। मैं बताता हूँ ना तुम्हें सब। तुम क्या बताओगे? एक तो इतने अच्छे चेहरे पर ये मूछें उगा ली, मन तो कर रहा है नोच लूं इन्हें। गुस्से में वो उसकी मूछें जोर से खींचती है और वो उसके हाथों में आ जाती है और अपने हाथों में उसकी मूछों को देखकर वो हैरान होती है। उसे अपनी नकली मूछें लगाने की मजबूरी बताता है, जिसे सुनकर तन्वी कहती है, यानी मुझे नकली मूछ वाला पति मिला है? मतलब अरे तुम सासू माँ को सीधा सीधा सच कह दो ना। क्या 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 क्या? सच कहूँ कि माँ तुम्हारा बेटा अब तक तुम्हें दिखाने के लिए नकली मूछें लगाए घूम रहा था, क्योंकि असल में मूछें तो दूर की बात है, मूछों के नाम पे एक छोटा सा बाल तक नहीं आता यार। उसके बाद माँ जो मेरी हालत करेंगी ना, वो सिर्फ भगवान ही जानता है। शांत हो जाओ प्रतीक, कोई नहीं। वैसे भी सच्चाई जानकर मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी इतना गुस्सा करने के लिए। तभी तन्वी उसके गले से लग जाती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। समय बीतता है। अब प्रतीक जब भी अपने कमरे में होता तो मूछ उतार कर रख दिया करता और अपनी माँ के सामने मूछों में रहता। एक रोज जब वो अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी अचानक से उसकी माँ वहाँ आती है तो प्रतीक हड़बड़ाहट में उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। ये लो, बहू तो यहाँ भी नहीं है। प्रतीक, बहू कहाँ गई है? इतना देर से आवाज दे रहे हैं। रसोई में होगी माँ, यहाँ नहीं है। परेशान हो गए हैं। एक मिनट, कारे नालायक, ऐसे पीठ दिखाकर काहे बात कर रहा है? इधर देख। नहीं घूम सकता, घुमा तो आप मेरी पूरी दुनिया घुमा दोगी। वो मैं कुछ काम कर रहा हूँ माँ, आप जाओ ना। ऐसा कौन काम कर रहा है जो चेहरा ही ना ही दिखा रहा है? अरे देख इधर। कालंदी प्रतीक की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर तन्वी आती है और अचानक से अपनी सास को अपनी तरफ खींचकर कहती है, अरे सासू माँ, उधर कहाँ जा रही हो? बाहर चलो, कांता आंटी आपको पूछ रही हैं। चलो भी। तभी तन्वी उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर जाती है और प्रतीक गहरी सांस लेकर मुड़ता है और ऐसे ही समय बीतता है।
और प्रतीक का काम नकली मूंछों से चल ही रहा था। लेकिन एक रोज जब वो फोन पर बात करते हुए घर आता है तो बातें करते हुए उसे अचानक से छींक आती है और छींकने से उसकी नकली मूंछें निकलकर गिर पड़ती है। ये नजारा देखकर कालिंदी हैरान रह जाती है और साइड में पड़ी हुई झाड़ू उठाकर प्रतीक को कूटने लगती है और तन्वी उसे रोकती है तो कालिंदी गुस्से में कहती है, हट जा बहू। अरे नालायक, तू नकली मूछ लगाकर अब तक हमको पागल बनाता रहा। बोल बोल, काहे के लिए मूछ कटवा लिया कि ये नकली मूछ लगाकर घूमना पड़े? सासू माँ, मूछें आएंगी तभी तो कटवाए ना ये। इनकी मूछें तो है ही नहीं, वो तो आपके डर से इन्होंने इस नकली मूछ का सहारा लिया। हाँ माँ, मुझे पता है हमारे खानदान में सभी मर्दों की शान थी मूछें, लेकिन मेरी मूछें है ही नहीं तो मैं क्या करता। सासू माँ देखो, मूछों के साथ चाहे मूछों के बिना तो है तो आपका ही बेटा ना, तो गुस्सा थूक दीजिए और अब सच को मानिए। हाँ, लेकिन कर भी का सकते हैं। लेकिन हम तो बड़े हैरान परेशान हैं कि मुछुआ है ही नहीं। खैर ठीक है, लेकिन अभी ये फालतू में नकली मुछुआ लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, माँ को सच्चाई पता लग गई और मेरा इस नकली मूंछों से ना पीछा छूटा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।